टैलेंट के नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। शहर कराची की इल्मी, अदबी और सकाफ़ती शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है और इसे आप पसंद भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब उवैस अदीब अंसारी साहब और शगुफ्ता फ़रज़ साहिबा। ये शहर कराची का एक खूबसूरत जोड़ा है जो इल्मी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों को मिलकर जारी रखे हुए हैं। इनको सब जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। तो शगुफ्ता फ़रज़ साहिबा ने 1984 में भोपाल इंटरनेशनल फोरम के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी और ये सिलसिला उनका बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुआ। उवैस अदीब अंसारी साहब भी माशाअल्लाह पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में बहुत सरगर्म रहे, बहुत सारी कमेटियों के सरबराह रहे। बिलखुसूस इन्होंने यूथ और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रोग्राम्स मुनक्किद किए। मुल्क में जो नया टैलेंट पाया जाता है, चाहे वो गायकी की सूरत में हो, किसी अदबी सरगर्मी के हवाले से हो, खेलों के हवाले से हो, उसको इन्होंने प्रमोट किया। इसी तरह शगुफ्ता फ़रज़ साहिबा भी न सिर्फ एक बहुत अच्छी कलमकार हैं, उनके मज़ामीन मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया होते रहते हैं। इसके अलावा ये बहुत कम उम्री से, यानी 8वीं जमात की जब ये तालिबा थी इनकी तहरीरें बच्चों के रसाइल में भी नुमाया तौर पर शाया होती थी। तो ये इनकी जो खूबी ये हुई कि दोनों बासलाहियत अफराद का मिलाप कुदरत ने किया और ये शादी के बंधन में बंधे। तो जो भी सकाफ़ती, इल्मी, अदबी सरगर्मियाँ थी उनको मज़ीद जिला मिली। इन दोनों के यानी कि कोऑर्डिनेशन से प्रोग्राम और मज़ीद बेहतर होने लगे। फिर ये इन्होंने मुहिब्बाने भोपाल फोरम भी तश्कील दिया, जो इस वक्त बहुत कामयाबी से मुख्तलिफ़ इल्मी, अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम का शहर में इनेकाद करता है। मुख्तलिफ़ समाजी इदारों में भी दोनों मियाँ बीवी फ़ाल हैं, मुतहर्रिक हैं। मोहतरमा शगुफ्ता फ़रज़ साहिबा की एक किताब जो तकरीबन 1000 सफ़ात के करीब है, तज़किरा शख्सियात भोपाल के नाम से चंद बरस कबल शाया हो चुकी है और उनको बहुत ज़्यादा इनके इस तहकीकी और इन काम पर सराहा भी गया है। तो इन दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम कर रही है शहर में। आप कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जब आपके यानी कि जो लोग कराची में क़याम पज़ीर हैं कि उनके मोबाइल पे इनकी तरफ से मैसेज आ जाता है कि जनाब आज फ़लाँ शख्सियत के एज़ाज़ में प्रोग्राम है, फ़लाँ मौजू पर प्रोग्राम है, फ़लाँ इनकी तंजीम की तरफ से मुशायरे का एहतमाम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इनका अपना प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी ये मुख्तलिफ़ इल्मी, अदबी शख्सियात अदबी तंजीमों में भी काम कर रहे हैं। उर्दू नुमाया तरक्की उर्दू में भी फ़ाल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ मतलब कहना चाहिए कि इदारों में के साथ भी ये ताउन करते हैं, वहाँ भी हैं। तो मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँ कि ये शहर की अदबी, इल्मी और सकाफ़ती ज़िंदगी को रवां दवां सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। चाहे आर्ट्स काउंसिल हो, अंजुमन तरक्की उर्दू हो,
उर्दू डिक्शनरी बोर्ड हो, तो यानी कि इन सब में ये फ़ाल हैं, मुतारिक हैं। उवैस साहब जो हैं साकिनाने शहर कायद मुशायरा कमेटी में बहुत मुतारिक हैं, फ़ाल हैं, और हर बरस कराची का सबसे बड़ा मुशायरा जो साकिनाने शहर कायद कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िद किया जाता है, उसको भी ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बाकी जो बातें हैं, मेरा ख़्याल वो अब हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ये इंटरव्यू तवज्जो से सुनिए। इंटरव्यू सुनने के बाद अपनी राय का भी इज़हार कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, इस इंटरव्यू को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। तो हम अब मोहतरमा शगुफ्ता फ़रद और उवैस अदीब अंसारी साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, अब मेरा उवैस साहब और शगुफ्ता फ़रद साहिबा से एक मुश्तरका सा सवाल है कि कहते हैं कि जोड़ी तो रब बनाता है, लेकिन ये ज़मीन पर जो जोड़ी बनी, ज़रा इस दिलचस्प वारदात के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बता दें दोनों। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बख्श साहब। सबसे पहले तो टैलेंट चैनल जिस तेज़ी के साथ मकबूलियत हासिल कर रहा है, वो सब आपकी काविशों का नतीजा है। आप जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, और मैंने ये देखा है, और मैं अक्सर महफिल में देखती हूँ, सुनती हूँ कि ये टैलेंट चैनल ने वाकई मकबूलियत हासिल कर ली है, और इसके करता धरता आप हैं। तो जो जोड़ी के बारे में आपने कहा, तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगी कि पहले इस वारदात पर उवैस अदीब अंसारी साहब रोशनी डालें, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। बात तो वहीं से शुरू की जाएगी जहाँ से मोहम्मद बख्श साहब का सवाल शुरू हुआ था। मैं शुक्रगुजार हूँ टैलेंट्स का कि उसने आज हम दोनों मियाँ बीवी को यहाँ बुलाया है और गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी आपने अपने सवाल में कहा कि जोड़ी जो है वो आसमानों में ही बनती है। हकीकत ये है कि जोड़ियाँ आसमान पे ही बनाई जाती हैं, लेकिन ज़मीन पे जोड़ने का बड़ा दिलचस्प वाक़या है। वो ये है कि ये जो मेरी बराबर में मेरी अहलिया बैठी हुई है, इनको मैं, क्योंकि हमारी रिहाइश जो है एक ज़माने में शाह फैसल कॉलोनी, ये जिसको हम पहले ड्रिक कॉलोनी कहते थे, वही रिहाइश थी हमारी। और इनकी जो बड़ी बहन है वो इल्लामा इकबाल कॉलेज में दोपहर के वक्त जो है वो वहाँ पर पढ़ती थी, और मैं शाम की क्लासेस में था, लेकिन मेरी वहाँ जा काफ़ी एक्टिविटीज़ थी यूनियन वगैरह और अदबी सरगर्मियों में। तो शाइस्ता फ़रद से भी वहाँ मुलाकात हुई, लेकिन मैं शगुफ्ता फ़रद को समझ लीजिए कि ये बात मैं आपसे अगर करूँ तो गलत नहीं होगी कि मैं इनको 89 या 86 से मैं इनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स, मुख्तलिफ मरासले, मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ अखबारात में इनके कॉलम्स जो हैं वो मैं पढ़ता रहता था, देखता रहता था, लेकिन इनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो क्योंकि शाइस्ता से मेरी, जो इनकी बड़ी बहन है, उससे मेरी गुफ्तगू रहती थी, तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं इस बहाने शगुफ्ता फ़रद से मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो मैं इनके घर पूछ पाछ के एक दिन मैं घर पे पहुंचा, तो घर पे मैंने दरवाज़ा नॉक किया, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, इनके वालिद साहब जो हैं वो बाहर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि फ़रमाइए। मैंने कहा जी वो माफ़ कीजिएगा, वो शाइस्ता फ़रद साहबा से मिलने आया था मैं वो तो नहीं है घर पे। आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम उवैस अंसारी है। कहना अच्छा ठीक है। अब उसके बाद तो ज़ाहिर है कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी कि मैं उनसे ये कहता कि आप मुझे बैठा लीजिए, कहाँ गई हैं, किस जगह गई हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला को मंजूर था
इनसे मिलना। और एक फंक्शन था जिसमें शाइस्ता फरद भी और शगुफ्ता फरद भी वहाँ आई हुई थी, और वहाँ शहर के कुछ और लोग भी मौजूद थे। वहाँ पर शगुफ्ता फरद से भी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद कभी कभार कॉलोनी में ये अपने भाई के साथ जो है कभी आती जाती मुझे मिल जाती थी, तो सलाम दुआ हो जाती थी। लेकिन उस ज़माने में ये वैसी शगुफ्ता फरद नहीं थी जैसी अभी आपको ये दिखाई दे रही है। ये उस ज़माने में इंतहाई दुबली पतली और सिलाई की तरह से स्लिम एक लड़की थी। मतलब वो फिर हुआ ये कि मेरी माँ जो है वो रिश्तों की तलाश में थी कि भाई मैं उसका सबसे बड़ा बेटा हूँ। माशाल्लाह 3 बहनें ब्याह चुकी थी, और एक बाकी जो मेरी 2 बहनें रह गई थी। तो बस ऐसा हुआ कि वो रिश्ता गया, और रिश्ते में जनाब अली ये भी लोग अंसारी थे, अपनी अम्मी को पसंद आई, और ये बिल्कुल इंगेज शादी है। और शादी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह शगुफ्ता फरद की असल में ख़ुद जो है वो उसी मिजाज की हैं जिस मिजाज का मैं हूँ। तो बस ये जोड़ी जो है अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम चलते रहे दोनों में अभी भी। और आज दुआ कीजिए आप कि हमारी जोड़ी सलामत रहे, और हम जो कुछ भी इस शहर में कर रहे हैं या शहर में जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं इसमें अल्लाह ताला हमें तमाम बख्शे। बस यही कुछ कहना था, और कुछ मेरे पास नहीं है। अच्छा, इनको दीजिए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक ठीक सच सच है, या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं की है? जी मोहतरम मोहम्मद बख्श साहब, उवैस अंसारी साहब ने जो यहाँ इरशाद फरमाया लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये सही है, और खालिसतन हमारी अरेंज मैरिज है ये। और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मेरी हमशीरा अल्लामा इकबाल कॉलेज में सेकंड शिफ्ट में पढ़ती थी, वो भी खासी एक्टिव रही हैं। यूनियन में इलेक्शन लड़ा, इंतखाबात हुए और जीती भी वो। फिर मैगज़ीन एडिटर रही अल्लामा इकबाल कॉलेज की, बज़्म में अदब सेक्रेटरी रहीं। और उवैस अदीब अंसारी साहब उस ज़माने में शाम की शिफ्ट में पढ़ते थे, तो इन लोगों में आपस में मिलना जुलना भी हो जाता था। दोनों मतलब उवैस अदीब अंसारी साहब में, शाइस्ता फरद में, और मैं तो बहुत ही छोटी बहन थी शाइस्ता फरद की, किसी गिनती में भी नहीं थी। और वो हमारा था भी स्कूलिंग दौर जो स्टार्ट ही होता था, यानी 7-8 का दौर था। हम मेरी क्लास की एज के हिसाब से बता रही हूँ। तो मैं इन लोगों की एक्टिविटीज़ को फॉलो करती थी, बहन को भी, और इनका भी नाम अखबार में और कहीं ना कहीं पढ़ने में आता था। तो मुझे ये था कि मेरी हमशीरा के जो ये सर्किल है, जो ग्रुप है, उसमें उवैस साहब भी शामिल हैं। तो ये लोग हम मिजाज हैं और अदब की खिदमत करने वाले, इल्म अदब के दिल दादा हैं। और मुझ में भी ये शायद ये जो चीज़ें हैं इन्हीं लोगों की एक्टिविटीज़ देखकर परवान चढ़ी। और शादी का तो खैर दूर दूर तक नहीं पता था कि ये इनसे होगी। यकायक रिश्ता आया, इनकी वालिदा मोहतरमा आई, और फिर कुछ ही दिनों में इनके वालिद साहब यानी मेरे ससुर साहब भी उन दोनों बहुत अलीज थे। उनकी ख्वाहिश थी कि निकाह मेरे सामने कर दिया जाए। तो लेकिन ये कि ये शायद हो भी जाता निकाह उनकी अलालत के बायस, लेकिन वो इतना उनके पास टाइम नहीं था। तो बहरहाल बात पक्की उनकी ज़िंदगी में ही हो गई थी, और उन्होंने हमें बहुत ही सर पे हाथ पे पर दुआएं दी थी, जो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है कि मेरे ससुर जी ने मुझे दुआएं दी। तो सास फिर जब इद्दत में बैठी, इसके बाद जब फारिग हुई, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि हम दोनों को रिश्ता है अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अरेंज मैरिज है, और हमें कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों हम मिजाज हैं, अच्छा खाने पीने में भी और बातचीत में भी और एक्टिविटीज़ में भी हम लोग दोनों एक मिजाज रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है कि इख्तलाफ हो तो कहाँ इख्तलाफ नहीं होता, आपस में मिल बैठ के उसको तय भी कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक ज़िमनी सा सवाल पूछूंगा आपसे कि अमूमन हमारे माशरे में यानी कि जो मर्द की तरफ से एक रवैया होता है कि जो वो किसी लड़की को पसंद करते हैं, शादी होती है, वो बड़ी सोशल भी होती है, एक्टिव भी होती है, लेकिन वो हमने ये भी बहुत सारे वाक़यात इल्म में आए कि जितनी भी टैलेंटेड उनकी बीवी थी होने वाली, उन्होंने उसको घर में बिठा दिया।
तो इन्होंने कोई आपसे ऐसा नहीं किया कि भाई मैं ही फंक्शन अरेंज करता रहूँगा, मैं ही सरगर्मियाँ करता रहूँगा? तो इसमें इन्होंने किस तरह कुशादा दिली का मुजाहरा किया? कभी कहा या आपको साथ ही शुरू दिन से लेके चले? देखिए, बात ये है कि मुझे मैं भी कुछ लिखने पढ़ने की थोड़ी बहुत मुझे दिलचस्पियाँ थीं। अच्छा, मुझे शादी के बाद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी दिलचस्पियाँ बरकरार रहेंगी कि नहीं रहेंगी। लेकिन हुआ ये कि मेरे मियाँ तो मुझसे भी 10 हाथ आगे निकले। उन्होंने ये सोचा कि जो उस वक़्त मैं लड़की ही थी, कि नए ताज़ा तरीन जो शादी के बाद जो ख़यालात आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्होंने जो ये देखा टैलेंट, तो उन्होंने कहा इस टैलेंट को ज़ाया नहीं होना चाहिए। और लेकिन हम जो भी प्रोग्राम लेकर चले, और अच्छा उन्होंने घर नहीं बिठाया। अच्छा, घर बिठाया से मुराद ये नहीं है कि खुदा ना करे मैंने घर को लपेट दिया और मैं निकल गई शहर के दौरे पर और अदबी सरगर्मियों तक ही मैं बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है। टॉप प्रायोरिटी मेरा अब भी घर है, उस वक्त भी घर था। पहले पहले घर है, इसके बाद बात की एक्टिविटीज़ हैं। ये मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी का ये मकसद हयात बनाया है कि मुझे इसी तरह चलना है। शादी के पहले ये ज़ाती ख्यालात थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हूँ। क्योंकि अगर कोई औरत या लड़की शादी के बाद अगर सिर्फ वो इन्हीं एक्टिविटीज़ में रहे और घर को बिल्कुल मलिया मैट कर दे, तो मेरे ख्याल से वो 0 पॉइंट पर खड़ी है। जी, अच्छा, अब इसी में एक सवाल है कि ये बहुत जोशीले किस्म के खतीब भी हैं। इनको गुस्सा भी बहुत आता है, हमने देखा है महफ़िलों में। इन्हें हैं, ये आपसे कुछ डरते शरते हैं या नहीं? आपके साथ भी कुछ ऐसा करते हैं? ये ज़रा बताएं। नहीं, ये जो आपने महफिलों में जो गुस्सा अगर इनका देखा होगा तो वो वक्त के लिहाज से थोड़ा बहुत होता है। अगर घर में भी हल्का फुल्का अगर आ जाए तो ये वक्ती उबाल होता है, 2 मिनट में भूल भी जाते हैं। मतलब किसी के लिए कोई दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखते जो उससे भरी या गलत सलत, उसी वक्त वो मामला रफा दफा भी कर देते हैं। लेकिन जाहिर है इंसान को ये पक रहा हो अंदर से कुछ तो कहीं तो उबाल निकालेगा, लेकिन ये अंदर नहीं रखते। अच्छा, अच्छा, उवैस उवैस साहब, आपने माशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल में बहुत वक्त गुजारा। आप बाकायदा वहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा भी लेते थे, जीतते भी थे, फिर मुख्तलिफ कमेटियों के आप सरबराह भी रहे, सब कुछ लिया। तो अब एक तो ये बताइए कि बहुत फ़र्क नहीं आ गया कि वहाँ पर अब एक ही ग्रुप जीतता है और बहुत से पुराने लोग बिल्कुल आर्ट्स काउंसिल में दिलचस्पी लेना भी छोड़ गए हैं? तो क्या वजूहात हैं? आपका एक तवील तजर्बा है इस सिलसिले में, तो हमें आगाह कीजिए। बात असल में ये है कि आपका सवाल जो है ये इसमें बहुत वक्त मांगता है। मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में एक बात ही कहूँगा, कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची हो, जहाँ पर मैं उसकी गवर्निंग बॉडी में कई साल उसका मेंबर भी रहा, मुख्तलिफ कमेटियों का मैंने हेड भी किया। साकिनाने शहर कायद आलमी मुशावरा कमेटी, उसका मैं कन्वीनर भी रहा, बल्कि अभी भी कन्वीनर भी उनका हो। महाबान भोपाल फोरम हो या भोपाल इंटरनेशनल फोरम हो, उसका भी कन्वीनर रहा। बात असल में ये है कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं। वो तब्दीलियाँ ये है कि अब देखिए, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जो है, उसमें अगर आप जाके किसी शख्स से पूछें जो नई नस्ल वहाँ मेंबर हुई है, वो किसी से पूछे कि नक्काश कादमी कौन थे, यावर मेहदी कौन है, या अगर उसे पूछा जाए हसन अकबर कमाल कौन है या वो वैसदी अंसारी कौन है, तो वो किसी को नहीं जानते। उसकी वजह ये है कि हमने जब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ड्रॉप किया है तो हमने 2009 से ड्रॉप किया है, जब हम 2009 तक थे। अच्छा, जो एक नस्ल थी जो 2001 या 2002 में, अब इस वक्त वो उम्र 23 साल 24 साल के लड़के लड़कियां हो गए, तो उनको आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जब उनको मेंबरशिप दी गई या वो मेंबर हो गए हैं, तो उससे एक तवानाई तो आर्ट्स काउंसिल को मिली है ना, ये तो बात मानिए कि उसको तवानाई मिली है। अच्छा, जो हमारे मेंबर्स थे, पुराने जो लोग मेंबर्स थे, उनमें से बहुत से मेंबर्स जो हैं वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए कि या तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, और अगर हैं भी मौजूद तो वो इस काबिल नहीं रह गए कि वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में उनके फंक्शंस में मुसलसल वहाँ जा सकें।
कोई इक्का दुक्का लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अब जो नए मेंबर साजी की है, नए मेंबर साज में जो लोग आए हैं वहाँ पर, उनकी वहाँ पर एक तरह की तफरीही एक्टिविटीज़ की वजह से वो लोग वहाँ जा जाते हैं। अब आप आ जाइए इस तरफ कि हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। बात यह है कि जब हमने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हमने अपना वक्त गुजारा, तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंसिस के जो मामला थे वो बहुत ही वगरगू थे। हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं थे कि हम जो है इस तरह से जो आजकल की एक्टिविटीज़ है उसमें वो हम कर सके। लेकिन अपने लिए हमने कोशिश की। मैं आपके चैनल से एक बात बताता चलूँ, वो ये है कि हमारी कुल ग्रांट 16,000 रुपये साल थी जब हम वहाँ मौजूद थे। 16,000 रुपये साल, ये मैं 98 की बात कर रहा हूँ। जब हम 2004 में जब हम आर्ट्स काउंसिल से में खुशबू सुजात हमारे साथ नायब सदर थी, हम कोशिश करके उसको 10 लाख रुपए की ग्रांट पे लेकर आ गए थे शुतुरबाज साहब के ज़रिए। फिर हमें सिटी नाजिम की तरफ से हमारी ग्रांट जो थी वो हमारी ग्रांट जो थी 2 लाख रुपए थी, जो सिटी नाजिम की नेमतुल्लाह खान साहब के और वो मिली। तो आप समझ लीजिए कि 12 लाख ये और 60,000 वो। बाकी जो है वो हम सब का हालत ये था कि हम अपने कमेटीज़ के प्रोग्राम करने के लिए हमको बाहर से ना फंड रेजिंग करना पड़ती थी। हम बाहर से बैनर्स और स्पॉन्सरशिप पकड़ते थे अपनी कमेटियों के प्रोग्राम के लिए। अब जो ये जो हालिया बरसे इक़्तिदार पार्टी है, उनका कहना ये है कि भाई वो आर्ट्स काउंसिल में जो है वो कुत्ते लौटते थे, आर्ट्स काउंसिल में धूल उड़ती थी। और भाई मेरे जो इस वक्त मौजूद है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के हमारे महाराजा राजा अहमद शाह साहब, या अहमद शाह साहब तो हमारे साथ 97-98 में हमारे साथ मौजूद थे। कहाँ वहाँ पर धूल उड़ती थी, कहाँ वहाँ कुत्ते लौटते थे। और भाई अगर आपने उसकी दरो दीवार के ऊपर काम किया, दरो दीवार पर आपने उसको बेहतरी की, आपने बिल्डिंग बनाई, सब कुछ किया, तो फंड रेजिंग हुई ना आपकी। 20 करोड़ रुपए की ग्रांट है आपके पास इस वक्त। उनको 20 करोड़ रुपये मिलता है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि 20 करोड़ नहीं, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 22 करोड़ रुपए की ग्रांट है। अब 22 करोड़ की ग्रांट में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को जब पैसा मिला, इतनी यही ग्रांट अगर हमें मिलती उस वक्त हमें मिल जाती, तो शायद हम भी इसी तरह का ये बहुत से काम कर ले जाते या कर लेते। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने, चाहे वो फंड चाहे वो उनके ग्रांट्स के जरिए हो, किसी तरह से हो, एक एनर्जेटिक आर्ट्स काउंसिल में एक एनर्जेटिक तब्दीली आई है। वो तब्दीली ये आई है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसेस हो, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो, या थिएटर फेस्टिवल्स हो, ड्रामा फेस्टिवल्स हो, या उनके पेंटिंग फेस्टिवल्स हो, उसके साथ मुसलसल वो प्रोग्राम वो उनके वहाँ हो रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है। और जिसमें बात ज़रूरी ये नहीं है, मुझसे तो एक बात यावर मेहदी साहब कहते थे, यावर मेहदी साहब मुझसे कहते थे कि यार तुम ऐसा करो, तो मुझे ना ये एक जब मेरा कोई प्रोग्राम होता था, बड़ा प्रोग्राम, यावर मेहदी साहब कहते थे एक जहाज़ किराए पे ले लो और वो जहाज़ के किराए से पैम्फलेट जो है वो तुम नीचे गिराओ, ताकि लोगों को सारे पूरा शहर तुम्हारा यहाँ पर आता है। मेंबर्स का क्या है? तो मैं इसके जवाब में कहता था कि शहरियों का हक नहीं है, कराची शहर के लोगों का, कि वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्रोग्रामों में आए। तो अभी अहमद शाह साहब ने क्या किया है? अहमद शाह साहब ने यही तो किया ना कि मेंबर्स के साथ साथ शहर को इन्वॉल्व किया। शहरी वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, शहरी वहाँ पहुँचते हैं प्रोग्राम देखने के लिए। अब चाहे उनकी मेंबर्स की तादाद कम हो, लेकिन शहर के लोगों की तो पार्टिसिपेशन वहाँ पर हो रही है ना, वो आ रहे हैं। चाहे वो सिंधियों का सिंधी हजरात के कोई उनका फेस्टिवल हो, चाहे बलोची, चाहे पख्तून, वो वहाँ के प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो सब लोगों की वहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो मैं तो मुबारकबाद के काबिल समझता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने बहुत काम किया है और बहुत काम कर रही है। लेकिन ये हमारे काम को तो नजरअंदाज ना करें ना। जो हमारे पास फंड्स थे उस फंड्स के हिसाब से हम अपना काम करते रहे। आज आपने ऑडिटोरियम भर रहे हैं, ज़ेड बुखारी ऑडिटोरियम, अगर आज आप भर रहे हैं तो हमने भी आज ज़ेड बुखारी ऑडिटोरियम को मैंने अपने प्रोग्रामों के जरिए भरा है। मैंने अपने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने भी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। और उसके अलावा प्रोग्राम के बड़ा म्यारी प्रोग्राम, यावर मेहदी साहब की कमेटी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम बड़े म्यारी किस्म के वसाइल भी मौजूद नहीं थे, जबकि इतने वसाइल भी मौजूद नहीं थे। ये बात मुझे आपको बताने के लिए थी आपसे। अच्छा, अभी जैसे आपने बहुत तफसील के साथ हमें आर्ट्स काउंसिल की
मौजूदा और अपने ज़माने की सूरत हाल का एक तकाबुल हमारे सामने पेश किया, तो ये बहुत ही अच्छा है। और उन लोगों के लिए भी जो इस बारे में मालूमात कम रखते हैं, यानी कि अब तो एक मसला ये भी है कि लोगों को नॉलेज भी नहीं। अच्छा, अब ये आपका एक, मैं ये कह रहा हूँ कि तवील तजर्बा है इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से। आर्ट काउंसिल में भी आपने बहुत प्रोग्राम मुनक्किद किए अपने वक्त में और सब कुछ, और लेकिन मतलब एक समाज के अंदर एक तासुर अब ये भी उभर रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल का रुझान जो है वो मुस्बत सरगर्मियों से हट गया है और कुछ और सरगर्मियों की तरफ चला गया है। तो आप एक इस फील्ड का बहुत तजर्बा रखते हैं, तो आप ज़रा सा हमें ये बताएं कि हम दोबारा अपनी नई नस्ल को कैसे मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर सकते हैं और उनको ला सकते हैं। तो आपके जहन में क्या तजावीज़ आती हैं? देखिए, असल में ऐसा है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस शहर में हिस्सा डालने के लिए, कंट्रीब्यूशन में। इस शहर में अपना अपना हिस्सा लोगों ने डाला है इस शहर की कंट्रीब्यूशन में, इसकी फलाह में, इसकी समाजी हवालों से इसकी तरक्की में, सकाफती हवालों से तरक्की में, अदबी हवालों के तरक्की से लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला है। उसमें कुछ महरूमीन रह गए, कुछ लोग जिंदा हैं। अज़हर अब्बास हाशमी मुशायरा कमेटी की बुनियाद रखने वाले, उस मुशायरे के तहत तहजीबी रवायात को जिंदा किया अज़हर अब्बास हाशमी। अजमत बिल करामी साहब मुशायरा कमेटी, उनकी भी एक अपना उन्होंने मुशायरा की एक वो बनाई थी, दबिस्तान लोहो कलम के नाम से बनाई थी। उसके तहत उन्होंने मुशायरे की, पाको हिंद मुशायरे की। उसके अलावा जी अब आप जो हालिया लोगों की तरफ आ जाइए, तो चाहे वो तारिक जमील हो, बज़्म शेर और सुखन के हिसाब से, रौनक हयात हो, चाहे वो और बहुत से लोग के नाम लेंगे तो फिर वो तो आपका वक्त खत्म हो जाएगा। समाजी हवाले से मजहर हानी का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन नाम सामने आया समाजियों से। अब्दुल सत्तार ईदी खत्म हो गए तो फैसल ईदी सामने आ गए। इमरान अपना रमजान छिपा समाजी हवाले से सामने आए हुए हैं। अदीबुल हसन रिजवी एक का कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर अब्दुल बारी इंडस अस्पताल वाले, वो सामने आए हुए हैं। उनका काम है तिब के हवाले से जो उन्होंने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तरह से सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो का अकेला मेरा काम नहीं है। लेकिन जब आपका जो असल सवाल है जिसमें मैं आपसे मुझसे पूछ रहे हैं कि नई नस्ल, बात असल में आप नई नस्ल किसको कहते हैं, पहले तो आप इस तरफ तैयार कर लीजिए। मैं नई नस्ल को 40 तक लेता हूँ, एज ग्रुप जो है वो 40 तक लेता हूँ मैं, कि 40 तक के जो है नई नस्ल है। और नई नस्ल शुरू कहाँ से होती है? तो 20 साल की उम्र से शुरू। कराची यूनिवर्सिटी से लेकर इकरा यूनिवर्सिटी तक, इकरा यूनिवर्सिटी से जैबिट्स तक है, जैबिट्स से लेकर जितनी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी से ले लीजिए, ये मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, अभी आप कराची से बाहर नहीं निकलना। ये इस तरह की और कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अदबी नौइयत के भी, समाजी नौइयत के भी, सकाफती नौइयत के भी, और ढेर सारी यंग जनरेशन जो है उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर रही है, आ रही है, बैठ भी रही है। मैं मिसाल देता हूँ, मेरी अपनी बात करते हैं मैं, तो मैं हर साल जो है नेशनल सॉन्ग कंपटीशन करता हूँ, हर साल मैं एक म्यूजिक चैलेंज करता हूँ, उसमें सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से लड़के लड़कियों को बुलाता हूँ। यूथ मुशायरा में करता हूँ, मैंने यूथ के मुशायरे किए, उसमें यूथ को बुलाता हूँ, यूथ के लड़के लड़कियाँ सब आके वहाँ बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूथ इंटरेस्ट नहीं ले रही है, यूथ इंटरेस्ट ले रही है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपका तो यूट्यूब के ऊपर पूरा एक चैनल है, सोशल मीडिया पे कौन है? सारी यंग जनरेशन है ना,
हम तो नहीं है ना सोशल मीडिया पे, छाई हुई है। छाई हुई है सोशल मीडिया पे। वो भी तो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक साहब मुझसे कर लेंगे यार ये 200 सफ़े की किताब जो है ये यार ये सोशल मीडिया के ऊपर जनाब ये PDF में दे दिए तो कौन पढ़ेगा? मैंने एक बच्ची से सवाल किया कि बेटा ये बताओ तुम उसको कि अभी किशोर नाहिद की नई किताब एक आई है औरत के नाम से, बल्कि नई नहीं पुरानी किताब है। जी हाँ, चंद साल पहले हैं? छपी थी, चंद साल पहले वो किताब आई है औरत। जी हाँ। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने वो किताब जो है वो कहाँ देखी? कहने लगे मैंने उस पर देखी, नेट पे देखी। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्ची ने पूरी किताब जो है वो नेट पे पढ़ी। जी हाँ, जी हाँ, हमारे पास कहाँ वक्त है मोहम्मद बख्श साहब? जी हाँ, हमारे बिल्कुल। पास वक्त ही नहीं है। हम तो अपने घर में बैठ के किताबें पढ़ लेते हैं, ये भी हमारे लिए इतना टाइम निकालना पड़ता है, रात रात भर जागते, जो भी थोड़ा सा वक्त मिलता है तो किताब पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमें नई नस्ल से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है बेशक। और यही नई नस्ल जो है, इसी नई नस्ल से परवीन शाकिर आएंगी, इसी नई नस्ल से सादकैन आएंगे, इसी नई नस्ल से अपना क्या नाम है उसका, अगर आप आर्टिस्टों की बात करें तो मोहम्मद अली आएंगे, इसी से नदीम आएंगे, इसी से शबनम आएंगी, इब्राहिम, सब लोग इसी नस्ल से शुरू होंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं अपनी नई नस्ल से मायूस नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है की आपने, बहुत अच्छा। अब मैं शगुफ्ता साहिबा से सवाल एक करना चाहूँगा कि कुछ जवाब का एक हिस्सा तो दे दिया इन्होंने। तो ये जो एक शिकायत है किताब से दूरी की, किताब के फ़रोख्त न होने की, या तो अब ये राइटर्स को किताबें छापनी बंद करनी चाहिए, छापते रहना चाहिए। और ये जो बहरहाल कुछ भी कहें, मोबाइल की वजह से यानी किताब हाथ में लेके पढ़ने का रुझान तो ज़रा सा कम हुआ है काफ़ी सारा। तो आप इसको कैसे बैलेंस्ड करके देखना चाहेंगी या क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? देखिए, मैंने जहाँ तक ये बात नोट की है कि लोग कहते हैं कि IT का दौर आया, तो किताबों की जो तकरीब रुनुमाइयाँ होती हैं, ये तकरीब इजरा, मैंने अक्सर देखा है कि सामीन में या हाजिरीन में से लोग अक्सर साहिब किताब से तकाजा करते हैं कि भाई हमें भी दीजिए, और ज़्यादातर लोग वैसे ही लेकर पढ़ना पसंद करते हैं। अच्छा, आम ख्याल ये है, रुझान ये है कि किताब लोग घर ले जाते हैं, शेल्फ में सजा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको किताब से मोहब्बत होती है वही तकाजा करता है, वही मांगता है। अच्छा, ये जो नेट पर जो ये सब सिलसिले हैं किताबें पढ़ने के, लोग कहते हैं कि लोग नेट पर पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे इसकी कदर कीमत या इसकी जो हैसियत है इसमें कमी आई है किताबों की, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। थोड़ी बहुत मामूली सी कमी तो आई है माफ़ कीजिएगा। तो मैं देखती हूँ कि किताबों में हमारे शायर अदीब जो यंगस्टर्स हैं वो धड़ाधड़ अपने मजमूए भी छपवा रहे हैं, अपनी नस्र में जो किताबें आ रही हैं वो भी छपवा रहे हैं। ऐसे ही पब्लिशर्स में एक नाम नुमाया आया है, और ये तो बहुत पुराना नाम है, सहाफ़ी जो हमारे इब्ने आज साहब हैं, उन्होंने बाकायदा एक इदारा कायम किया हुआ है, और इस कदर मुस्तैदी के साथ, इस पर खूबसूरती के साथ वो किताबों की इशाअत कर रहे हैं कि मैं हैरान हूँ, और लोग उनसे छपवा भी बहुत रहे हैं। और इस तरफ फरीद हुसैन पब्लिशर हैं, आप दीगर पब्लिशर्स हैं, तो किताबों से दूरी कैसे हुई? भाई जो मैटर आ रहा है, ज़ाहिर है लोग पढ़ने के शायक हैं, मतमन्नी हैं, तो वो पब्लिशर्स को देते हैं, फिर लोगों तक पहुँचती है और लोग पढ़ते हैं। हाँ, पहले जैसा वो नहीं रहा है, लेकिन मैं देखती हूँ अभी एक्सपो में हाल ही में ये बुक फेयर हुई, इंटरनेशनल बुक फेयर, हम भी वहाँ गए, मैं और उवैस अदीब अंसारी साहब। तो हमने तकरीबन हर स्टॉल का, हर बुक सेंटर का, जहाँ जहाँ बुक्स लगाई गई थी, अदब की भी, मजहब की भी, खेलों की भी, और बच्चों की भी जो किताबें लगाई गई, मैंने ऐसा रश, वो इतवार का दिन था शायद या मंडे का दिन था, तो मैंने ये देखा कि वहाँ एक्सपो में किताबों के इंटरनेशनल मेले में खबे से खबा चल रहा था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। जी हाँ। और प्लस मैंने एक चीज़ और नोट की कि इन्होंने बहुत अच्छा किया इंटरनेशनल बुक फेयर वालों ने कि यहाँ इन्होंने दरसी किताबों के खरीदो फरोख्त का और कंसेशन के साथ, डिस्काउंट के साथ वहाँ पर स्टॉल लगाए, और उसमें वालिदैन की और बच्चों की, बच्चे स्कूल गोइंग अपने माँ बाप के हाथ पकड़ कर, उंगली पकड़ के जा रहे थे, और मैंने इतना रश देखा उनके जो डिस्काउंट की वजह से कि वो सब लोग दरसी किताबें वहीं से खरीद रहे थे। तो फिर किताबों की दूरी कैसे?
इस तरह मैंने शौरा की, अदीबों की और मजहबी किताबों के जो दुकान स्टॉल्स लगाए थे वहाँ भी देखा, बहुत लोग, बहुत जम गफीर था। तो काफ़ी किताबें बिक भी रही थी, लोग देखने भी जाते हैं और मेला भी होता है एक तरह से, किताबों का रौनक होती है। तो रौनक क्यों होती है, लोगों के कदम क्यों वहाँ जाते हैं? इसलिए कि उन्हें शौक है, देखना चाहते हैं किताबें वगैरह पढ़ें, किस नौइयत की आ रही हैं, किन मौज़ूआत पर आ रही हैं। तो मैं नहीं समझती कि खुदा न खास्ता किताबों का मुस्तकबिल मतलब ये कि तारीकियों में डूबा है, ऐसा नहीं है। ये ज़ौक़ शौक़ बरकरार है। अगर ये किताबों के मेले लगते रहे इस तरीके से तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नई नस्ल, पुरानी नस्ल, बल्कि हर नस्ल जाएगी और इन किताबों के मराकिज़ का दौरा करेगी और ख़रीद के भी लाएगी। और एक बात और ये मैं कहना चाहूँगी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि जैसा हमारे कराची में इंटरनेशनल बुक फेयर हुई है, तो ये गवर्नमेंट की सतह पर भी ये इसका एहतमाम होना चाहिए कि जैसे हमारी सिंध गवर्नमेंट है, कराची में बड़े बड़े मराकज़ पर, कराची के चारों जगह जो अहम मकामात हैं उन पर ये बुक फेयर ज़रूर लगाएं और हर मौजू पे किताब हो, दरसी किताबें तो ख़ास तौर पर डिस्काउंट के साथ दी जाए ताकि माँ बाप का भी कुछ बोझ हल्का हो। और ऐसा नहीं है कि किताबों का खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल तारीख है, मैं तो रोशनियाँ ही रोशनियाँ देख रही हूँ।